नमस्कार बच्चों। हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाट्य साहित्य का परिचय प्राप्त कर चुके हैं पहले, और नाट्य की विशेषताओं के बारे में और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि नाट्य साहित्य में सबसे प्राचीन माने जाने वाले भास जो है नाट्यकार, उनके बारे में। महाकवि भास के परिचय को हम जानेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन को हम जानेंगे। जब भी हम किसी कवि को अथवा साहित्यकार को पढ़ते हैं तो हम लोग दो बातें उसमें देखते हैं बच्चों। एक उनका व्यक्तित्व होता है, एक उनका कर्तृत्व होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम व्यक्तित्व के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि कर्तृत्व उनका हमारा सामने है, तो हमारा ध्येय उसको जानना ही है। लेकिन जब तक कवि के व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्तित्व जो है वो कर्तृत्व में कहाँ उसका प्रभाव आ रहा है, उसको समझने के लिए हमें उसकी भावभूमि को, उसकी मनोभूमि को, उस कवि की जो जीवन की जो पृष्ठभूमि है उसको समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जब भी किसी कवि का अध्ययन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं, और उसके बाद उसके जो साहित्यिक जीवन है उसके बारे में बात करते हैं। यद्यपि ये बहुत जिसे कहें एक अच्छी बात भी है कि संस्कृत के जो हमारे जितने प्राचीन कवि हैं वो एक विनम्र कवि रहे हैं, और उन्होंने स्वांतः सुखाय लिखा है, और उन्होंने अपने स्वयं के लिए लिखा है। और जिसे कहें कि यश प्राप्ति अथवा प्रसिद्धि प्राप्ति उनका कोई मकसद नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने अपने नाम का, अपने परिचय का ज़्यादा उल्लेख उसमें नहीं किया है। इसलिए बहुत सारे हमारे जितने भी साहित्यकार हैं उन प्राचीन काल के, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने में जो समीक्षक हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा है। कुछ ही कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपना परिचय दिया है, तो जिन्होंने नहीं दिया है तो उनके साहित्य में जो उल्लेख मिलते हैं, जो उनकी विषय वस्तु है जिसका वो वर्णन कर रहे हैं, उसको देख करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि इनका समय या इनका व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार का रहा होगा। तो भास की यदि हम बात करेंगे तो भास के बारे में भी ये बात सत्य है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपने ग्रंथों में लिखा नहीं है, और जब लिखा नहीं है तो स्वयं उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। तो जो साक्ष्य उपलब्ध है, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य, दो प्रकार के साक्ष्य, जब भी हम किसी कवि का या किसी वस्तु का समय जानना चाहते हैं तो हम उसमें साक्ष्य ढूंढते हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण ढूंढते हैं। तो प्रमाण जो है वो अंतः साक्ष्य होते हैं और बाह्य साक्ष्य होते हैं, यानी कि जो अंदर जो ग्रंथ में मिल रहे हैं वो साक्ष्य हैं, और उसके आसपास जो साक्ष्य हैं उनको हम देख करके अनुमान लगाते हैं कि लगभग इस समय का ये साहित्यकार ठहरता है। तो भास के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उपलब्ध जो साक्ष्य है उनके आधार पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ये बात तो निर्विवाद है कि भास के जो ग्रंथ हैं, नाटक हैं, वो सबसे प्राचीन है। यद्यपि हमने पहले भी बात की कि टी गणपति शास्त्री जो है उनको उनके नाटक मिले हैं और वो बाद में प्रकाश में आए हैं, लेकिन उनका समय जो है वो पहले का है। तो हम सब लोग साहित्यकार ये मान चुके हैं कि उनका समय जो है वो सबसे पहले का है, उनके नाटक जो हैं वो सबसे पहले के हैं। तो जब नाट्य साहित्य का इतिहास हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो है वो भास के बारे में पढ़ते हैं, भास के नाटकों के बारे में पढ़ते हैं। अब व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करेंगे तो जो पाश्चात्य विद्वानों ने भी संस्कृत साहित्य का अनुशीलन किया है, भारतीय विद्वानों ने भी संस्कृत साहित्य का अनुशीलन किया है। तो हम जब भी बात करते हैं वैदिक वाङ्मय हो अथवा लौकिक वाङ्मय हो, पाश्चात्य विचारधारा को भी हम जानना चाहते हैं, और भारतीय विद्वान क्या कहते हैं उसको भी हम जानना चाहते हैं। तो पाश्चात्य विद्वान जो है वो भास को जिसे कहें बहुत पुराना नहीं मानते। वो लोग मानते हैं कि 3री शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में कभी उनका जो है समय रहा है। और इस बारे में उन्होंने कहा है कि जो उनके भरत वाक्य हैं नाटकों में, उन्होंने राजसिंह शब्द का प्रयोग किया है, और राजसिंह जो है वो 7वीं शताब्दी में कोई राजा रहे हैं केरल के, तो उनकी तरफ उन्होंने संकेत किया है संभवतः पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण से। परंतु
ये अगर हम देखें तो बाण जो है जो 7वीं शताब्दी में हुए हैं और भामह जो है वो 6ठी शताब्दी में हुए हैं, तो उन्होंने जो है भास का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये है कि बाण से पहले भास हो चुके हैं और भामह से पहले भी भास हो चुके हैं, तो हम उनको जो है उनके बाद का तो मान नहीं सकते, यानी कि 7वीं शताब्दी का हम उनको नहीं मान सकते। और उन्होंने जो है राजसिंह शब्द का जो प्रयोग किया है वो जिसे कहें किसी व्यक्ति विशेष का नाम को लेकर के नहीं किया है, राजाओं में श्रेष्ठ के अर्थ में उन्होंने इस पद का प्रयोग किया है। और जो साहित्यकार हैं वो कुछ साहित्यकार जो पाश्चात्य हैं वो मानते हैं कि कालिदास से पहले हुए हैं भास, लेकिन अश्वघोष के बाद हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि उनका जो समय है वो 5वीं शताब्दी का रहा है। तो अश्वघोष का जो समय है वो पहली या दूसरी शताब्दी का माना जाता है, इसलिए हम भास को लगभग 3री शताब्दी का मान सकते हैं। लेकिन इसके विषय में कोई ठोस जो है वो प्रमाण नहीं है, और उन्होंने जो है वो साहित्य की भाषा के आधार पर ये निर्णय लिए हैं। तो जो है ये तुलना उन्होंने प्राकृत के आधार पर की है। ये कोई तुलना, भाषागत तुलना जो है वो समय निर्धारण नहीं कर सकती है। प्राकृत और संस्कृत जो है लगभग समानांतर रूप से प्रयोग भी की गई है, तो ये आधार जो है उसका ठीक नहीं है। ज़्यादातर जो है वो भारतीय विद्वान हैं वो मानते हैं टी गणपति शास्त्री के दृष्टिकोण को, और टी गणपति जो है वो भास को 4थी शताब्दी का मानते हैं, और उनके नाटकों में ईसा पूर्व 4थी शताब्दी का मानते हैं, क्योंकि उनके नाटकों में जो है जो प्रयोग हैं वो पाणिनि के व्याकरण सम्मत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके नाटक जो है वो पाणिनि से पहले लिखे गए हैं, या पाणिनि जिस समय व्याकरण की रचना कर रहे होंगे उस समय लिखे गए हैं, या तो उनके समकालीन हो सकते हैं या उनसे पहले हो सकते हैं, लेकिन उनकी नाटकों की भाषा जो है वो पाणिनि सम्मत संस्कृत व्याकरण वाली नहीं है। तो पाणिनि का रचना काल जो है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना गया है। और महाकवि जो भास है उन्होंने अपने नाटक में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है, लेकिन ये बात उल्लेखनीय है बच्चों कि उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने बृहस्पति के अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि वो कौटिल्य से जो है वो बाद में नहीं, जो है कौटिल्य बाद में हुए हैं, भास कौटिल्य के बाद में नहीं हुए हैं। और इस तरीके से ये जो है उल्लेख ये सिद्ध करते हैं कि उन्होंने जो है मृच्छकटिकम के राजा शूद्रक जो है उनका स्थिति काल 220 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भास का स्थिति काल जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले कहीं रहा होगा। तो ये जो है उनके अंतः साक्ष्यों के आधार पर, उसमें जो उन्होंने दरिद्र चारुदत्त में, मृच्छकटिकम में जो शूद्रक का जो वर्णन है उसके आधार पर ये सिद्ध किया है कि वो जो है कहीं ना कहीं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बीच में कहीं पर रहे हैं। ये उनका समय जो है वो निर्धारण करते हैं। शेष व्यक्तिगत जीवन के बारे में उन्होंने कोई जानकारी अपने नाटकों में नहीं लिखी है। वो उनका जो कृतित्व है वही उनका अपने आप में परिचय माना जा सकता है। तो 13 नाटकों को सभी समीक्षक जो हैं वो उनके नाटक मानते हैं, यानी कि भास के जो है वो 13 नाटक हैं, ये सब विद्वान एक मत रूप से मानते हैं। और भास के ही नाटक सबसे प्राचीन हैं, ये भी सारे विद्वान जो है वो सर्वसम्मति से इसको मानते हैं। अब उनके जो नाटक हैं 13 नाटक हैं, और 13 नाटकों में एक एक करके हम लोग जो है वो परिचय जानेंगे। कुछ नाटक उनके महाभारत पर आधारित है, जो पौराणिक आख्यान हैं उन पर आधारित है। कुछ नाटक जो है वो उनके रामायण पर आधारित है, और कुछ जो नाटक हैं वो जिसे कहें कि दंत कथाओं पर, या जिसे कहें कि पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं, अर्ध ऐतिहासिक जो कुछ घटनाएं हैं उन पर वो आधारित हैं। तो सबसे पहला जो उनका नाटक है वो है उरुभंगम। कि उरुभंग जो है वो उनका एक सुखांत नाटक नहीं है, वो दुखांत नाटक है।
और उरु भंग उरु मतलब जो है जंघाएं और भंग मतलब तोड़ना। तो शब्द से आप समझ गए हैं कि जंघाओं के तोड़ने का वर्णन यहाँ पर है। और जंघाएं तोड़ने से आपको अगर महाभारत का विषय वस्तु पता है तो आपको पता है कि भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो जो है दुर्योधन की जंघाओं को जो है वो तोड़ेंगे और उसका जो रक्त होगा उससे जो है वो विजय प्राप्त करके और द्रौपदी के अपमान का बदला लेंगे। तो यही उसकी एक मुख्य घटना है और इस आधार पर वो जिसे कहें कि नाटक रचा गया है पूरा। तो द्रौपदी के अपमान के रूप में उन्होंने संकल्प लिया कि वो दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ेंगे। तो दुर्योधन का चरित्र इसमें जो है वो वर्णन किया गया है और जिसे कहें महाभारत की विषय वस्तु है, जो आप लोगों को महाभारत की विषय वस्तु का परिचय है। तो यहाँ जो है वीर रस है, ओज गुण प्रधान है और महाभारत के और जो पात्र हैं उनका भी उल्लेख वहाँ पर है। दूत वाक्यम जो है एक एकांकी है और इसमें दूत वाक्यम, ये दूत जो है वो कृष्ण है और कृष्ण के वाक्य यानी कृष्ण की जो बात है वो इस नाटक का प्रमुख विषय है कि कृष्ण जो है वो महाभारत से विषय वस्तु ली गई है। और महाभारत में आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव जो है वो लेकर के और धृतराष्ट्र के पास, कौरवों के पास गए थे। तो श्री कृष्ण ने संधि प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव लेकर के जब गए वहाँ पर, वहाँ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन ने किस तरीके से उनका अपमान किया और कैसे उनका शांति प्रस्ताव जो है वो असफल हो गया। तो ये जो है दूत वाक्यम नाटक की विषय वस्तु है। ये दोनों ही नाटक जो है, ये जो दोनों हैं ये व्यायोग की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि रूपक के जो 10 प्रकार हैं जो है उसमें से ये व्यायोग की श्रेणी में आता है। और इसके बाद उनका नाटक है पांचरात्रम। तो पांचरात्रम जो नाम से लग रहा है, पंच रात्रियों का समूह, 5 रात्रियाँ। तो ये जो है एक नाटक है जिसमें नाटिका है, यूँ कहें हम कि 3 अंक हैं इसमें। और द्रोण के कहने पर 5 रात्रि में 5 पांडवों के मिल जाने पर दुर्योधन जो है वो उन्हें आधा राज्य दिए देंगे, इस तरीके का वर्णन वहाँ पर है। तो जो है यज्ञ के अंत में दुर्योधन द्रोण की दक्षिणा के रूप में आधा राज्य पांडवों को दे देता है। ऐसा पांचरात्र का जो है कथानक है। दूत घटोत्कच नाम से पता लग रहा है आपको कि दूत घटोत्कच ये व्यायोग है या एकांकी नाटक माना जा सकता है। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो श्री कृष्ण जो है वो घटोत्कच, आप जानते हैं भीम के पुत्र हैं, घटोत्कच को दूत बना करके धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। और घटोत्कच जो है वो दुर्योधन के जो बात है वो कहते हैं बाणों से उत्तर दूंगा, ये बात जो है वो सुन करके वापस आ जाते हैं और आकर के अपनी बात बताते हैं। तो दूत घटोत्कच नाटक की ये विषय वस्तु है। कर्णभार भी एक एकांकी व्यायोग है और इसमें कर्ण जो है वो इंद्र को कवच और कुंडल देते हैं। वो महाभारत की विषय वस्तु आप लोगों को पता है कि कर्णभार में क्या होता है कि जो अर्जुन जो है वो इंद्रपुत्र हैं और इंद्र जो है वो जानते हैं कि कर्ण अर्जुन को हरा सकते हैं, उनके पास में कवच और कुंडल है। तो वो ब्राह्मण के वेश में जाकर के और कर्ण जो दानवीर हैं, दान का संकल्प लिया है, जो कोई उनसे मांगते हैं तो वो उनको विफल नहीं करते हैं, वो अपनी बात को निष्फल नहीं करते हैं। तो कवच और कुंडल जब वो मांगते हैं तो वो उनको दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है कवच कुंडल कर्ण इंद्र को देने का वर्णन कर्णभार में है। मध्यम व्यायोग जो है ये भी व्यायोग है और ये एकांकी है। मध्यम मतलब पांडव भीम, मध्यम पांडव 5 है, 5 पांडवों में भीम जो है वो बीच के हैं, तो मध्यम जो है वो भीम है। तो मध्यम पांडव भीम जो है वो घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करते हैं और अंत में जो है हिडिंबा और उनका मिलन होता है। ये इस नाटक की कथा वस्तु है। बालचरितम जो है वो श्रीमद् भागवत पर आधारित नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। ये जिसे कहें कि परिपक्वता लिए हुए एक नाटक है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और कंस के वध तक की, यानी कि श्री कृष्ण का बाल रूप का चरित्र का वर्णन है कंसवध तक।
और इसके अलावा प्रतिमा नाटक जो है वो एक 7 अंकों का नाटक है, जिसमें राम के वनगमन से लेकर के और भरत के अयोध्या आगमन तक की कथा का बहुत ही संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया है। अभिषेक नाटक जो है ये इसकी विषय वस्तु भी रामायण पर आश्रित है और किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा का इसमें संक्षेप में वर्णन है। और इसके अलावा कुछ जो उनके नाटक हैं वो दंत कथाओं से संबंधित हैं, या जो पौराणिक ग्रंथों में जिन आख्यानों का, जिन घटनाओं का वर्णन है उनके ऊपर आधारित है, जिनमें एक जो है वो प्रतिज्ञा योगंधरायण है और दूसरा जो है वो स्वप्नवासव दत्तम है, अभिमारक है, चारुदत्तम है। ये जो है वो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो प्रतिज्ञा योगंधरायण की प्रतिज्ञा नाम से पता लग रहा है आपको, प्रतिज्ञा योगंधरायण यानी कि योगंधरायण की प्रतिज्ञा। योगंधरायण जो है वो मंत्री हैं और वो मंत्री जो है वो उदयन के मंत्री हैं और उदयन के मंत्री जो है वो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार जो है वत्सराज उदयन और वासवदत्ता का प्रेम और उनके विवाह का जो है वो वर्णन है। स्वप्नवासवदत्तम जो आप लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में और उसकी विषय वस्तु आप जानते हैं, फिर भी हम संक्षिप्त में ये दोबारा आपको रिपीट कराएंगे, आपको याद आ जाएगी स्मृति में कि ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है। उनके 13 नाटकों में स्वप्नवासवदत्तम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है। ये 6 अंकों का नाटक है। जो उदयन है इसमें वासवदत्ता है, पद्मावती है, उनके मंत्री योगंधरायण है, वासवदत्ता के माता पिता की यहाँ बात की गई है, पद्मावती के भाई की बात की गई है और जो विषय वस्तु है वो इस तरीके की है कि अपनी योजना के अनुसार जो है योगंधरायण वासवदत्ता के साथ मिलकर के ये बात प्रचार प्रसार कर देते हैं कि वासवदत्ता लावणक गांव में जो आग लगी है उसमें जल करके मर गई है और उदयन जो है वो वासवदत्ता से बहुत प्रेम करते हैं, वो विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन वो कैसे न कैसे करके कोशिश करके और पद्मावती से उनका विवाह करवा देते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष है उन्होंने ये पहले घोषणा की है कि जो है उनके पद्मावती के जो भाई है उनके सहयोग से वो जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो इस तरीके से वो पद्मावती से विवाह करवा के और उनसे राजनीतिक संबंध भी उनके कायम हो जाते हैं और वो विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। वासवदत्ता को योगंधरायण अपनी बहन के रूप में ही पद्मावती के पास रख देते हैं, तो वासवदत्ता वहीं रहती है और इस बीच में उदयन जब गर्भगृह में सोए होते हैं तो वासवदत्ता और उनका जिसे कहें कि मिलन भी होता है, स्पर्श भी होता है, तो कहीं ना कहीं उदयन के मन में ये भाव आता है कि कहीं वासवदत्ता जीवित तो नहीं है। यही एक बीज है स्वप्न वासवदत्तम के। स्वप्न में वासवदत्ता को देखते हैं या वस्तुतः उन्होंने जीवित ही देखा है, ये यहाँ से जो है एक आशा का बीज उनके मन में उदय होता है और ये आशा का बीज तब सार्थक हो जाता है जब वासवदत्ता को वस्तुतः ही वो मिलते हैं। तो जब उनका विजय प्राप्ति का जिसे कहें कि लक्ष्य सफल हो जाता है, उसके पश्चात योगंधरायण पुनः आते हैं, अपनी बहन की उससे मांग करते हैं। फिर जब वो उनको दिखाते हैं चित्र, तो अंतःपुर में रहने वाले लोग उनसे कहते हैं कि ये इस आकृति की तो यहाँ हमारे पास रहती हैं वासवदत्ता। जब उनके माता पिता के घर से जब दूत आते हैं तब जो चित्र बताते हैं और वो ये कहते हैं कि इस चित्र में उनका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि वो पहले जो है वो वासवदत्ता के साथ राजा उदयन वैसे ही उनको लेकर के आ गए और विवाह नहीं किया, लेकिन वासवदत्ता के माता पिता अब चाहते हैं कि उनका विवाह हो। तो वहाँ से उनका एक चित्र आया है, उस चित्र को देख करके और पद्मावती और जो अंतःपुर में जो दूसरी स्त्रियाँ हैं वो ये कहती हैं कि ये तो यहाँ रहती हैं। तो योगंधरायण भी उस समय आ जाते हैं और ये बात जो है फिर खुल जाती है, राजा उदयन के सामने वापस आ जाती है ये बात कि वासवदत्ता जीवित है और अंत में जो है उनको वासवदत्ता से मिलन हो जाता है। तो इस तरीके से उदयन को अपना राज्य भी मिल जाता है और अपनी पत्नी भी फिर से मिल जाती है। यही स्वप्न वासवदत्तम की कथा है। अभिमारक एक उनका जो है अभिमारक जो उनका एक जिसे कहें कि नाटक है, वो 6 अंकों का नाटक है और इसकी जो कथा वस्तु है वो काल्पनिक है। तो राजा अभिमारक जो कुंती भोज की पुत्री कुरंगी से प्रणय विवाह करता है, ये इसकी विषय वस्तु है।
चारुदत्त जो है वो 4 अंकों की उनकी कृति है, जो लगता है साहित्यकारों को, समीक्षकों को, कि ये उनकी अंतिम कृति है और ये अपूर्ण है, ये पूरी नहीं हो सकी है। इसमें चारुदत्त नाम के एक ब्राह्मण और वसंत सेना नाम की एक वेश्या के प्रेम का वर्णन है, जैसा कि मृच्छकटिकम में जिस तरीके का वर्णन है, लेकिन ये अधूरा है। तो इस तरीके से जो 13 नाटक हैं, वो 13 नाटक जो है वो भास के नाटक हैं। इसके अलावा वीणा वासवदत्तम यज्ञफलम नाटक हैं, जिनको माना जाता है भास रचित, लेकिन उनकी शैली और उनकी विषय वस्तु जो है वो भास के नाटकों से मिलती नहीं है, तो इसमें मतभेद है। तो भास के नाटक जो है वो सबसे प्राचीन नाटक हैं, और वो क्यों जो है वो प्रसिद्ध हैं, क्यों जाने जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको अगर हम एक बार देखें तो सबसे बड़ी बात कि भास के नाटकों में अभिनयता है। अभिनयता का मतलब वो गुण है जिसको मंच पर अभिनय किया जा सकता है सरलता और सहजता के साथ। जब बहुत ज़्यादा विस्तार होता है नाटकों का तो उनको अभिनय करने में समस्या आती है, लेकिन भास के नाटक जो है उनकी विषय वस्तु, उनकी कथा वस्तु इतनी है सीमित कि उनका जो है आसानी से नाटकों पर मंच पर जो है वो मंचन किया जा सकता है। उनकी जो विषय वस्तु है वो उन्होंने ली भले ही रामायण और महाभारत से है, लेकिन उसमें उन्होंने अपना मौलिकता का पुट उन्होंने दिया है और कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं। और जो उनके चरित्र चित्रण हैं वो बहुत ही यथार्थता लिए हुए हैं। उनके नारी पात्र जो हैं वो जिसे कहें कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण से नारी पात्रों को जो है वो प्रदर्शित किया है, वो आकर्षक हैं, वो सुंदर हैं, और उनके सिद्धांत जो हैं औदार्य, पातिव्रत्य, ये सब गुण जो है उनमें दिखाई देते हैं और सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। और भाषा जो है उनकी सरल है, तो प्राचीन है लेकिन जो है वो सरल है, भाषा पर उनका अधिकार है। बहुत सारी सूक्तियों का उन्होंने जो है वो प्रयोग किया है। कुछ प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है, अपाणिनीय प्रयोग कहे जा सकते हैं, तो इसी वजह से ये संभावना की जाती है कि पाणिनि व्याकरण उस समय तक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ होगा, इसलिए जो है वो कुछ प्रयोग अपाणिनीय हैं। तो इस तरीके से जो है भास के नाटक संस्कृत साहित्य के इतिहास में, संस्कृत नाट्य साहित्य के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। हम संक्षिप्त में इसको दोहराएंगे पुनः कि भास का जो समय है वो पाणिनि से पूर्व का या उनके समकालीन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास माना जा सकता है। भास के जो हैं वो 13 नाटक हैं, जो उरुभंगम, दूतवाक्यम, पांचरात्रम, दूतघटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, बालचरितम, प्रतिमा नाटकम, ये सब महाभारत से विषय वस्तु थी। प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम जो है वो रामायण की विषय वस्तु है, और प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्तम, अभिमारक और अभिमारक और चारुदत्त, ये जो है ये जो नाटक है वो पौराणिक कथाओं के आधार पर अथवा काल्पनिक जो है नाटक हैं। वो 13 उनके नाटक हैं। उनके नाटक अभिनय है, उनकी कथा वस्तु जो है वो सरल और सहज है, उनके पात्र जो हैं वो यथार्थ हैं, उनकी भाषा शैली जो है वो सरल और सहज है। जो है कुछ पद अपाणनीय होते हुए भी उनका जो है भाषा पर पूरा अधिकार है। तो भास के स्वप्न वासवदत्तम अपने आप में एक प्रसिद्ध जो है वो नाटक है, एक लोकप्रिय नाटक है जिसको हम सब पढ़ते हैं। तो संस्कृत नाट्य साहित्य में भास का एक विलक्षण स्थान है। तो इस सब को हमने आज देखा है। उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि भास और उनके रचनाएं, उनकी विषय वस्तु क्या रही है, उनका संस्कृत साहित्य में क्या स्थान रहा है, और जो है इस विषय में यदि कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, आप फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो है अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को निरंतरता दें, उसमें कोई बाधा नहीं आने दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।